हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग कुछ ऐसा जिससे आपको बहुत ही आनंद फील होगा, गुड फील होगा, है ना। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। लास्ट टाइम आ गया है, फाइनल एग्जाम पेपर पास में आ गए हैं, तो पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, जो डिस्कशन हुआ था वो उन बच्चों के लिए हुआ था जो लोग पूरे साल पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। क्लियर है? तो जो बच्चा पूरी साल पढ़ाई करके आया है, ठीक है, तो उसके लिए वो वाला लेक्चर नहीं था कहीं ना कहीं। बट जो ये वाला लेक्चर होने वाला है, ये दोनों के लिए होने वाला है। जब आप अगर पूरा सिलेबस पढ़ के आ रहे हैं तो समझो कि उसमें एग्जैक्टली हमें कहां तक सीमित रहना है, कितना पढ़ के काम हो जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। और जो बच्चे लास्ट टाइम पे पढ़े हैं, उन्होंने अपने कुछ टॉपिक या चैप्टर सिलेक्ट कर लिए कि हम इसे 7-8 चैप्टर ही पढ़ेंगे बस, उसमें भी वो लोग क्या पढ़ें, ये मैं प्रीवियस ईयर का जो पेपर आया हुआ है उसको प्रूफ ला करके सामने रख करके डिस्कस करने वाला हूं। कि बहुत सा बच्चा कंफ्यूज है कि उनके सर मोड ऑफ एक्शन भी करा दे रहे हैं, खैर उसकी अलग बात है, ये भी करा दे रहे हैं, वो भी करा दे रहे हैं, क्या सर ये भी कर लें, क्या सर वो भी कर लें। नहीं, सिलेबस से चिपक के रहना है। जो बातें सिलेबस में है, सिलेबस की अगर हेडिंग को क्वेश्चन बना लो, मैं बताऊंगा अभी क्या मतलब है। देखो, सिलेबस की हेडिंग को क्वेश्चन बना लो तो पेपर डिस्कशन भी करेंगे और समझेंगे कि बेस्ट तरीका क्या है। तो मैंने कहा सिलेबस की हेडिंग को क्वेश्चन बना लो। क्या मतलब है इसका, समझो। जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो अब इसमें मैं बताना चाहता हूं क्या मतलब है इसका। जैसे कि इसका, अच्छा मैंने पहले कहा था ये पीसीआई वाला सिलेबस है, हम उसी को डिस्कस करेंगे। जैसे यहां पर है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो सीधा यहां लिखो क्वेश्चन, व्हाट इज द स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बन गया क्वेश्चन। दूसरा, डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजी। अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है, तो मैं डिस्कस कर चुका हूं टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी होती है। अब अगला क्वेश्चन, टिश्यू ऑफ द ह्यूमन एपिथेलियल, डिस्क्राइब एपिथेलियल टिश्यू, बन गया क्वेश्चन। डिस्क्राइब कनेक्टिव टिश्यू, बन गया क्वेश्चन। डिस्कस या डिस्क्राइब इन डिटेल, 5 नंबर के हिसाब से, मस्क्यूलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ठीक है ना, उसके सब टाइप्स है और कैरेक्टरिस्टिक्स है। या गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बस यही क्वेश्चन है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब कुछ है। अब इसका मैं तुम लोगों को एग्जैक्ट समझाता हूं दिखा करके कि क्या जो बातें बता रहा हूं मैं वो सही है। अब जैसे कि ऑस्टियो सिस्टम में आए तो सीधा सीधा लिखो व्हाट इज द डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ, अच्छा स्ट्रक्चर किसी एक को लेकर बात कर सकता है, या सीधा क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बोन्स ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन, बन गया क्वेश्चन। बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, इससे और ज्यादा आगे डिटेल में हमें नहीं जाना। स्ट्रक्चर में थोड़ी डिटेलिंग आएगी, नो डाउट, स्ट्रक्चर बनाने को आएगा तो उसमें डिटेलिंग आएगी। अब बात समझाता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन सीधा आएगा व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, सीधा क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो मैंने कहा सिलेबस में जो हेडिंग्स हैं उनको ही क्वेश्चन बनाओ, उतना ही पढ़ना है केवल। क्लियर है? नहीं हुआ क्लियर? अब बताता हूं मैं, ठीक है। ये 5 चैप्टर हो गए हमारे पास, इस तरह 6, छठा लिम्फेटिक है, 7वां कार्डियोवास्कुलर है, ये सारे 11वां आ गया, 12वां आ गया, 13वां आ गया, 14 और 15, ठीक है। अब मैं ले चलके चलता हूं तुम लोगों को जो हमारा पिछले साल पेपर आया है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यूपी का पेपर, फिर अगला आएगा हमारे पास महाराष्ट्र का पेपर। 2 डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो सकता है, लेकिन ये लेक्चर समझ लिया अगर तो हर बच्चे के लिए वरदान हो जाएगा, पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो दोनों बच्चे, जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं कर रखी है और जिन बच्चों ने पूरा पढ़ रखा है, आओ देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। देखें क्या बोल रहा है, सीधा क्वेश्चन है ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ सेल, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो आ जाओ, चलो सेल पे आते हैं, ठीक है। फंक्शन आ गया। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ये सेल का स्ट्रक्चर है ना, तो सेल के जो कंपोनेंट्स हैं, तो सेल का डायग्राम तो कॉमन हो गया, तो यहां तो हमें डायग्राम तो करना ही करना है भाई, ये तो बड़ा कॉमन सी बात है, डायग्राम बचपन से करते आ रहे हैं। अब उसके अंदर कोई एक सेल ऑर्गेनिल, यहां पे कौन सी ले रखी है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यहां कौन सी ले रखी है,
माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहां थोड़ा सा लगेगा कि फंक्शन नहीं लिखा हुआ है, चलते हैं अभी। कंपोनेंट्स में आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, उसका फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल के जो कंपोनेंट्स हैं सेल के अंदर, उनका भी स्ट्रक्चर और फंक्शन हमें कर लेना है यहां पर। बात समझ में आ रही है? चलो तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आया, डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। वो देखो टुकड़े में। अच्छा, दूसरी चीज एक और मैं हमेशा बताता आया हूं। अब देखो, ड्रॉ द नीट लेवल डायग्राम ऑफ सेल। अगर केवल सेल का डायग्राम बना देते हो तो तुमको 2 नंबर मिल जाएंगे। सेल का डायग्राम नहीं आता, स्ट्रक्चर फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया बता दिया तो तुमको 3 नंबर मिल जाएंगे। ये एक बड़ा अच्छा कर दिया। अब तो टुकड़े में है तो 3 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन पूरा 5 नंबर का। हमको पेज नहीं भरना है, यहां पर हमको पेज नहीं भरना है, हमको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा। फंक्शन कितने लिखोगे तुम? 6, 7, 8 लाइन लिख दोगे। 5, 6 फंक्शन लिख दिए, स्ट्रक्चर बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया का। स्ट्रक्चर तो आधे पन्ने में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। और देखो यही सेम हेडिंग है हमारे पास। कहां गई? कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड आ गया। सीधा सीधा क्वेश्चन, सीधी सीधी हेडिंग आ गई हमारे पास 5 नंबर की। समझे मेरा मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं? जो हेडिंग है वही हमारा क्वेश्चन है और कुछ भी बाहर का नहीं है, कुछ भी बाहर का नहीं है। आओ नेक्स्ट देख ले हम लोग, ठीक है। ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का डायग्राम बड़ा कॉमन है, बचपन से करते आ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट के बारे में बात कर लें तो आओ समझे, बार बार पीछे जाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब उसमें देखो स्ट्रक्चर तो करना ही करना है, स्ट्रक्चर तो हमें करना ही करना है, और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। तो यहां पर एनाटॉमी आ गया, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट है, ब्लड वेसल सर्कुलेशन, कार्डियक साइकिल, हार्ट साउंड, ब्लड प्रेशर। तो जो फिजियोलॉजी है यहां पे उसका क्या आ गया? तो यहां पे क्वेश्चन एक हमारा कॉमन सा बन गया है। एक तो हार्ट का डायग्राम, ठीक है, ये हर कोई करता है। फिर बोल रहा है दूसरा हमारे पास क्या था? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है, नीट लेवल डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ हार्ट डिस्क्राइब करना है। अब स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर देना है, डायग्राम बना करके उसका जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्क्राइब कर देना है और हार्ट का फंक्शन बता देना है। तो बताओ इससे आसान क्या होगा? अरे कहां चले गए हम लोग? ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, डायग्राम आ गया, फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा सर ये तो यहां पे लिखा नहीं है, आप तो कह रहे थे बिल्कुल जो लिखा वही आएगा। अब बेटा ये बताओ, क्या इसके बिना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पूरा होगा? क्या हार्ट के डायग्राम के बिना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ लोगे? क्या हार्ट के फंक्शन और स्ट्रक्चर के बिना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ लोगे? नहीं ना, तो बेसिक है, उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्स्ट्रा की बात बता रहा हूं मैं कि एक्स्ट्रा कितना, जो कुछ लोग बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे टीचर बहुत डीप पढ़ा रहे हैं, तो डीप तो नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड? सिंपल डेफिनेशन आ गया। एंडोक्राइन ग्लैंड कितने नंबर का है? 2 नंबर का। ठीक है, फिर डिस्क्राइब द वेरियस सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। सिक्रीशन मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड अपने अंदर से क्या क्या निकाल रहा है, 3 नंबर का। आ जाओ, ये तो यही है। तो एंडोक्राइन सिस्टम, या एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होती है? ग्लैंड्स होती हैं। तो व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड? डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है। और पिट्यूटरी ग्लैंड पूरा डिटेल में पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ना ही है, उसमें होती क्या है, कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है, तो पढ़ोगे उसके बारे में। सीधा क्वेश्चन आ गया, सीधा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, यहां पे खास करके हेडिंग भी दे रखी है, हमें हार्मोन्स और उसके फंक्शन के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो सीधा क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा हेडिंग भी पढ़ोगे अगर कायदे से तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम, यूटीआई, यूरिनरी सिस्टम का बनाते हैं। और डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन कैसे बनती है ये क्लास 11 में बड़ा डिटेल में है। ठीक है, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, और यहां पे भी अपना आ गया है, तो आओ देख लें। अब देखो यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, उसकी एनाटॉमी। एनाटॉमी में तो क्या पढ़ोगे? एनाटॉमी में तो उसका स्ट्रक्चर ही आ जाएगा सब कुछ, है ना। और फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। डायरेक्ट आ गया क्वेश्चन, डायरेक्ट आ गया। एनाटॉमी में उसका स्ट्रक्चर आ गया,
स्ट्रक्चर कह लो, डायग्राम कह लो, कुछ भी कह लो, स्ट्रक्चर और डायग्राम, ठीक है। और फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन आ गया, क्लियर है। नीड लेवल डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम पूरा आ गया। डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, क्लियर है। आई थिंक मैं देख लूं, दिख तो रहा है, क्लियर, क्वेश्चन क्लियर कट दिखाई पड़ रहे हैं, ओके ठीक है। थोड़ा और बड़ा कर लें, चलो ठीक है। नाउ डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिवर। लिवर का स्ट्रक्चर और फंक्शन, वो बाइलोब्ड होता है, उसके पार्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। यानी कि ये डिस्कस द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पार्ट किसमें आ गया, एक तरह से एनाटॉमी होगी उसकी। फंक्शंस आ गया, हाउ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट टेक प्लेस इन अवर बॉडी। अब आते हैं आगे, पहले तो बात कर लें लिवर की। तो डाइजेशन वाला पार्ट किधर है हमारे पास, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो क्या बोल रहा है, अब यहां पर ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, पता है ना, नहीं पता, पैंक्रियास इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। तो एसेसरी मतलब सहायक ग्लैंड्स, डाइजेशन में जो सहायक ग्लैंड्स होती हैं उनकी एनाटॉमी और फंक्शंस तो करना ही है हर एक ग्लैंड्स का। तो लिवर तो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, उसका स्ट्रक्चर आ गया और फंक्शन आ गया। लिवर का डायरेक्ट स्ट्रक्चर आ गया, फंक्शन आ गया, कितने नंबर में, 2 नंबर में। अब 3 नंबर में क्या है, हाउ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट टेक प्लेस इन अवर बॉडी। तो अब भैया मेरे को ये बताओ जरा, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जब ये फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ोगे तो इसमें सारे कंपोनेंट आएंगे, तीनों कंपोनेंट पढ़े जाएंगे इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये तीनों ही पढ़े जाएंगे। किस कहां कहां कौन कौन डाइजेस्ट होता है, कौन कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, वो सारी बातें आने वाली यहाँ के, है ना। तो ये कहीं ना कहीं चीजें अपने अंदर सारी चीजें कवर करती है। तो डायरेक्ट कहीं ना कहीं देखें, अगर इसको डिटेल में पढ़ रखा है, इसको डिटेल में पढ़ रखा है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा बाहर का नहीं है। मतलब सीधा आप हेडिंग को अच्छे से समझ लिया और कर लिया, तो जो बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन कैसे आएंगे सर, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, यही सब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये कहीं ना कहीं तुम्हारा जो प्रीवियस पेपर डिस्कस कर रहा हूं मैं, ये तुम लोगों के लिए एक तरह से कहीं ना कहीं सैंपल पेपर का भी काम कर रहा है। डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और व्हाट इज RH फैक्टर। तो अब देखो तुम्हें एक चीज बताऊं मैं, मसल्स स्केलेटल मसल, ठीक है ना, फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। देखो डायरेक्ट हेडिंग उठ के आई है, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, डायरेक्ट हेडिंग आ गई, ठीक है। अब RH फैक्टर जो है बेटा, वो हम लोग जब ब्लड का पढ़ते हैं ना, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, तो ये जो ब्लड ग्रुपिंग की बात होगी, इसके अंदर जब एक तो O, A, B और A भी पढ़ते हैं, लेकिन अब एक स्टेप आगे तक पढ़ते हैं हम लोग। O के 2 पार्ट होते हैं, O पॉजिटिव और O नेगेटिव, ठीक है ना। तभी जाकर के अब हमारा ब्लड ग्रुप पूरा, कोई फार्मेसी का कोर्स कर रहे हो तो केवल OAB नहीं बोलना है, अब O पॉजिटिव या O नेगेटिव। तो अगर कायदे से पढ़ा होगा पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं, RH फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रही। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हेडिंग को ही क्लियर पढ़ लिया है, अगर अच्छे से समझ लिया है, काम हो गया। कुछ भी चीज एक्स्ट्रा बाहर का नहीं है। जो बच्चे कुछ परेशान है कि सर पता नहीं क्या आ जाएगा, तो RH फैक्टर का मतलब कुछ नहीं है, जो O पॉजिटिव और O नेगेटिव जब पढ़ेंगे डिटेल में तो बताऊंगा इसको मैं, या लेक्चर में होगा तो वहां मिल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हेडिंग से उठ के आ गया है। अब ये तो 5 नंबर खत्म हो गए, आगे आ जाते हैं। डिस्कस द स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। लो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, अब कुछ नहीं करना है यहां पर। स्कोप में 3 नंबर में 5, 6, 7 पॉइंट अपने लिख दो, खत्म। स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डायरेक्ट हेडिंग आई उठ के, डायरेक्ट हेडिंग आ रही है उठ करके, ठीक है। तो मैं कहने का क्या मतलब है, जो मैंने बताया सही तरीका क्या है। तो कुछ मत करो, एक चैप्टर पढ़ते हो, यहां से 2 क्वेश्चन बना लो। स्कोप ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी, वेरियस टर्मिनोलॉजी, इसके 10-15 इसके अंदर टर्म्स होंगे, उनकी डेफिनेशन कर लो, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इसके अंदर बहुत सारे मेन माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है, ठीक है, न्यूक्लियस है, जो मेन कंपोनेंट है उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन तैयार कर लो। टिश्यू में डायरेक्ट एपिथेलियल, ठीक है ना, इसके बारे में, खास करके इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। होता क्या है, इसकी कितनी सब टाइप है, पहला होता क्या डेफिनेशन, कितनी सब टाइप है और क्या कैरेक्टरिस्टिक है, 3 पार्ट में खत्म।
अगर उसको मैंने भी बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा दिया, क्योंकि पढ़ाना तो है बेटा देखो, क्योंकि समझना है, बहुत से बच्चे आगे जाके बी फार्मा भी करेंगे तो हमको थोड़ा लेक्चर डिटेल में करना पड़ता है। अगर उसको मैंने भी डिटेल में पढ़ा दिया है अगर, तो तुम लोग उसको जब फाइनल अपना क्वेश्चन अब क्रिएट करो, एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनेंगे, 1 2 3 4, एक एक पेज में उसके आंसर लिख लिख के खत्म, टू द पॉइंट। बहुत ज्यादा हैवी या हाईफाई नहीं करना हमको, पास होना तो बहुत छोटी चीज रहेगी, बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है अब मेरे ख्याल से। अब डिस्क्राइब द डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट। देखो डिसऑर्डर कई तरह के हैं, मेरे लेक्चर में तुम लोग देखे होंगे ना, तमाम डिसऑर्डर बताए हैं। कोई भी 3 में है, कोई भी 3 बता दो, उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, खत्म कहानी। अदरवाइज एक बार में 7-8 तरह के डिसऑर्डर बता दो जॉइंट्स के। सीधी हेडिंग है हमारे पास। कहां गया ये रहा, डिसऑर्डर्स ऑफ जॉइंट, सीधा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, डिस्क्राइब, क्योंकि यहां पे कोई खास डिसऑर्डर नहीं बोला गया कि इसको ही एक्सप्लेन करना है ना। डिसऑर्डर कई सारे हमारे पास, 10-12 टाइप के डिसऑर्डर होते हैं, इन्होंने खाली डिसऑर्डर बोल दिया है। तो क्वेश्चन भी जनरल आएगा। जनरल मतलब किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं बोलेगा कि हाँ इसी को एक्सप्लेन करो, जनरल क्वेश्चन आएगा डिसऑर्डर के बारे में बताओ भैया। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, ब्लड कोगुलेशन का मैकेनिज्म, ये रहा मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन। अब बताओ, बच्चा परेशान है, सर क्वेश्चन क्या आएंगे सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ। आ रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, हो सकता है अगली बार इसमें से आ जाए कुछ ज्यादा, उसमें से कुछ ज्यादा आ जाए। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। हमको सिर्फ डायरेक्ट हेडिंग को ही अगर तुम लोगों ने फोकस कर लिया, अब यहां पे तुम 4 क्वेश्चन बना लो, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन क्रिएट कर लो और चैप्टर खत्म। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पूरा डिस्कस कर रहा हूं मैं इसलिए मैंने कहा थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, यहां दिखा दे रहा हूं मैं, जब अगला डिस्कस करूंगा तो फटाफट समझ जाना। अपने सामने सिलेबस खोल लो। अब क्या कह रहा है, 3 नंबर, राइट अ नोट ऑन स्प्लीन। डायरेक्ट आ गया स्प्लीन पे लिखने के लिए कि स्प्लीन के ऊपर एक नोट लिखो भाई। कहां गया अपने स्प्लीन, नर्वस, यूरिनरी और ये रहा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन। अब जब बोला उसने क्वेश्चन किया था हमारे पास, देखो इसमें क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। स्प्लीन का क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और तुमसे क्वेश्चन क्या आया है, क्वेश्चन क्या आया है, राइट अ नोट। अब नोट में भी ना तुम इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन ही डिस्कस करोगे, क्योंकि यही अपने कोर्स में था। अब किसी ने एक्स्ट्रा पढ़ रखा तो कर सकता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने कोर्स में स्प्लीन को लेकर के स्ट्रक्चर और फंक्शन है। तो नोट, अब देखो बच्चा कहता है सर नोट आ गया, बताओ 3 नंबर में क्या लिखें। अरे अपने सिलेबस में क्या पूछा गया है स्प्लीन को लेकर के, केवल स्ट्रक्चर और फंक्शन, तो वही लिखो क्योंकि अपने सिलेबस में वही है। बात समझ में आ रही है। डिफाइन कर दो स्प्लीन होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, खत्म। क्लियर है, बात क्लियर समझ में आ रही है। तो देखो मैं कहना चाह रहा हूं, देखो जैसे बच्चा कहता है सर नोट आ गया, अब ये नोट में क्या करना है, तो अब अपने सिलेबस में देखा ना स्प्लीन को लेकर क्या लिखा था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन, खत्म कहानी। यही लिख देना, कोई हमको यही याद होगा, हम तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के गए नहीं, हम तो केवल हेडिंग पढ़ के गए हैं, हेडिंग का पूरा डिटेल पढ़ के गए हैं, तो जो पढ़ा है वही लिखना है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, अबाउट ब्लड ग्रुप, दोनों देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ओके, रेगुलेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है। और क्या था, ब्लड का क्या था क्वेश्चन, तो ब्लड का भूल ही गया मैं। ब्लड ग्रुप, अच्छा ब्लड ग्रुप का तो क्वेश्चन है ही, देख लिया तुम लोगों ने, पीछे ब्लड ग्रुप ना दे रखा है। डिस्कस ऑन रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये जो बच्चा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़े और रिफ्लेक्स एक्शन ना पढ़े, अब बताओ उससे ज्यादा मूर्खता क्या होगी। ठीक है ना, रिफ्लेक्स एक्शन तो हर किसी को पता है, कईयों को याद भी आ गया, जो छूते हैं हाथ हट जाता हमारा, है ना। तो तब भी मैं दिखा देता हूं एक बारी में कि करना क्या है। तो नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहां पे देखो लिखा भी हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रक्चर एंड रिफ्लेक्सेस। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रक्चर एंड रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस में रिफ्लेक्स एक्शन को ही हमको स्टडी करना है मेन। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन डायरेक्ट अपनी इन्हीं, अब यहां पे क्वेश्चन क्लासिफिकेशन नर्वस सिस्टम, एक क्वेश्चन का यही आ जाए इस बार। तो जो हेडिंग है
उनको ही क्वेश्चन बनाना है और कर डालना है। तो हर किसी चैप्टर में हेडिंग की क्वेश्चन बनाते चलो, बड़े आराम से हलवा पूड़ी खाते हुए एकदम पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं सब डिस्कस करूंगा, सारे सब्जेक्ट इसी तरीके से आगे देखते हैं। अब देखो, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, ग्लोकोमा, हीमोपोइसिस ब्लड वाले में था, मिक्टुरेशन, मेनोपॉज, हाइपरटेंशन। तो आओ देख लें हम लोग। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा सिलेबस उठा लेता हूं ताकि बार बार भूल जाता हूं मैं, अभी बैक ना जाना पड़े। सिलेबस ये रहा। ठीक है, तो क्या क्या था हमारे पास? अच्छा, ग्लूकोमा। अच्छा, सिलेबस उठा के क्या फायदा, वो तो क्वेश्चन में है ना, वो तो मैं तो ओके। अब देखो, आई के अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई। तो आई की हम कोई डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, तो आई की डिजीज में क्या आता है? एक ग्लूकोमा आता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर हाइपरटेंशन, यानी कि अपने पास ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, और यहाँ पर सिस्टमिक कार्डियो ब्लड प्रेशर जब पढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या आएगा? एक टर्म हाइपरटेंशन। अब ये मान सकते हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन जरूर मानूंगा मैं, एक्सेप्ट करूंगा, डायरेक्ट नहीं पूछा गया, ऐसा कुछ मेंशन नहीं, लेकिन ब्लड प्रेशर में पढ़ते हैं तो हम लोग हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन को पढ़ते हैं। उसमें एक डिजीज आ जाएगी उसकी, आई के बारे में क्या आ जाएगी? वो ग्लूकोमा आ जाएगी। नेक्स्ट अपने पास क्या है क्वेश्चन में? हीमोपोइसिस, मिक्टुरेशन, मेनोपॉज। अब मिक्टुरेशन क्या होता है अपना? यूरिनरी वाले में मिलेगा। यूरिनरी किधर है अपना? ये आ गया मिक्टुरेशन। ठीक है, और मेनोपॉज अपना किधर होगा? इसमें होगा। जो फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन है ना, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है, इसी में ही एक टर्म आएगा मेनोपॉज, क्योंकि जब स्टार्ट होती है, ठीक है, मिनार्क, और जब रुक जाती है तो मेनोपॉज, दो टर्म आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वो उसको डिफाइन करना है केवल हमको, वो हो गया। और एक क्या था? हीमोपोइसिस। अब हीमोपोइसिस ये रहा, प्रोसेस नहीं करना है वहां पे। ठीक है, प्रोसेस नहीं है हमारे पास, तो हम देख सकते हैं कितना सिंपल बना दिया। अच्छा ठीक है, शॉर्ट, राइट इन शॉर्ट, थोड़ा छोटे में लिखना है। ठीक है, अब जरा ये देखो, राइट इन शॉर्ट बोल रहा है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि हर एक क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का है? 1 नंबर का है। यानी कि राइट इन शॉर्ट का मतलब, अगर तुम इसको एक लाइन में डिफाइन भी कर देते हो, है ना, कोई भी 1 2 3 4 5 में से 3 डिफाइन करने, कितना आसान बना दिया। ठीक है, तो हो जाएगा। तो हीमोपोइसिस तो लिखा हुआ था, मिक्टुरेशन भी लिखा हुआ था। अब हाइपरटेंशन हर कोई जानता है। मेनोपॉज डेफिनेटली, ये एक बात मान सकता हूं नहीं पढ़ा होगा, लेकिन बाकी 2 या 3 तो खुद ने पढ़े ही होंगे, लिखी हुई, मतलब डायरेक्ट हमारे पास हेडिंग लिखी हुई है। फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी, आईएनएस, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये तो सिंपल, इससे हलवा कुछ हो नहीं सकता। डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, अभी मैंने दिखाया। ठीक है, कि मेंस्ट्रुएशन, फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, डायरेक्ट हेडिंग उठ के आ रही है। तो मैं क्या समझा रहा हूं, वो बात मेरे ख्याल से कितने लोगों को समझ में आ गई है, तो अच्छी बात है। राइट अबाउट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो जॉइंट पढ़ते हैं उसके अंदर एक आता है क्या अपने पास? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, और कुछ स्पेशल बारे में है, काम के बारे में या किस टाइप के मोशन के बारे में, मूवमेंट कैसे करते हैं वो लिख देंगे इसके बारे में, उसका एग्जाम्पल दे देना है। तो इसका अगर एग्जाम्पल भी देते हो, ये कहीं ना कहीं 1 नंबर का होगा। बॉल एंड सॉकेट कितना आ गया? 2 नंबर का हो गया। बात समझ में आ गई। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अब ये बता, चलो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को छोड़ दो, जितना क्वेश्चन था 5 नंबर का, 3 नंबर का, सारे सब क्वेश्चन की खासियत क्या है? 1 नंबर। ठीक है, कोई 3 नंबर के तो डायरेक्ट यहां पे हम लिख सकते हैं पूरा। तो अब मेरे को 3 नंबर, ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन क्या पेज भरने के लिए है? पहला सवाल, नहीं, पेज नहीं भरना है। 1 नंबर में क्या पेज भरोगे? ठीक है। दूसरा, जो टॉपिक, जैसे मैंने लेक्चर जो पिछले मैंने बताया क्या पढ़े कितना पढ़े, उसमें मैंने कहा था कि सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद उसमें भी क्या पढ़ना है? हेडिंग को क्वेश्चन बना लो, आंख बंद करो, किसी को मत देखो, बस हेडिंग को क्वेश्चन बनाओ और पढ़ डालो, उसका आंसर लिख डालो। ठीक है ना, जहां मर्जी से लिखो उसका आंसर, लेकिन सही लिखना। अब ये छोटी, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आते हैं। ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ, कितने का बना होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर। अब ये तो पढ़ते ही हो ना, ब्लड ग्रुप में यूनिवर्सल डोनर। अब यहां क्वेश्चन आया अंदर से, अंदर मतलब बेसिक बातें। जब हम लोग कुछ चीजें पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ बेसिक बातें होती हैं। हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे तो पक्का पढ़ेंगे हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं तो पक्का पढ़ते हैं कौन यूनिवर्सल डोनर होता है, कौन यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। इन ह्यूमन बॉडी द ब्लड सर्कुलेशन और डिस्कवर्ड, किसने डिस्कवर किया? ठीक है, बड़ा कॉमन सा है, ब्लड सर्कुलेशन किसने डिस्कवर किया था? ECHS ग्राफ, द पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन इन हार्ट बीट इज डिनोटेड बाय। अब
इस तरह का ग्राफ होता है, ये स्टडी करते ही करते हैं हम लोग इसी वजह से, ठीक है ना। आगे आते हैं हेनलीज लूप। हेनलीज लूप अगर मतलब यूरिनरी सिस्टम पढ़ रहे हो तो हेनली लूप पक्का पढ़ा होगा, आंख बंद करके आज का आंसर करोगे। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन पक्के से पढ़ते हो, ह्यूमन ब्रेन कितने पार्ट हैं, लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है, किस पार्ट का क्या फंक्शन है। फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स ऑफ द मिडल ईयर। कितना, अब ईयर के जो बोन्स होते हैं हमारा बाहर से अंदर तरफ चलते हैं, तो 3 बोन्स होती हैं हमारे पास, पढ़ते ही पढ़ते हैं उसके बारे में। तो ये हेडिंग से ना होकर के जब हमने कोई चीज पढ़ी होगी ना, उस पढ़ने के दौरान बीच में आई है, वो है तुम्हारे एमसीक्यू। और बहुत हैवी एमसीक्यू नहीं है ये, अगर तुमने प्रोसेस को प्रॉपर पढ़ रखा है तो बहुत आराम से कर ले जाओगे। आइलेट ऑफ लैगरहैंड प्रोड्यूस, ठीक है ना। आइलेट ऑफ लैगरहैंड कहां पाए जाते हैं, अब मैं यहां पे आंसर नहीं दे रहा, मैं ये मैं बताऊं तुम लोगों को। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का है हमारे पास, किसका है ये, डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर के। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है, हर कोई जानता है, ठीक है। ये तो पढ़ेंगे तो पक्के से पढ़ेंगे ये चीज। टेंडन जॉइंट्स, टेंडन किसको, टेंडेंस लिगामेंट पढ़ रखा है, किसको ज्वाइन करता है वो, ठीक है ना। अब फिल इन द ब्लैंक्स देख ले। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल कौन होता है, पक्का पढ़ते हैं भाई, इसको नहीं छोड़ते हम लोग। अब मसल इज कॉल्ड फटीग व्हेन देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ, मसल को फटीग कब थक जाती है, जब वहां पे क्या इकट्ठा होता है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तो उसमें पूरा आता है, जब वहां लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है तो वो क्या कर जाता है, फटीग थक जाती है। द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट होना चाहिए एंड ब्लड प्रेशर आर अंडर कंट्रोल ऑफ। ब्रेन का कौन सा पार्ट है लिख देंगे यहाँ पर, है ना। वो सारे जो ब्रेन के पार्ट के फंक्शन पढ़ेंगे वहां हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। जनरली अ सडन फैटल हार्ट अटैक में टेक प्लेस ड्यू टू द कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ डैश आर्टरी। कौन सी आर्टरी पढ़ने से हार्ट अटैक आता है, कौन सी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है ना। तो कोरोनरी आर्टरी जो होती है अपनी, तो ठीक है। मतलब ये सब चीजें ऐसी हैं कि जब हम लोग उसको प्रोसेस को पढ़ते हैं, इतनी बेसिक चीजें हैं कि उसके अंदर ये तो आने ही चाहिए हमको। द पल्स ऑफ पर्सन कैन बी फेल्ट बाय प्लेसिंग अ फिंगर ऑन डैश आर्टरी ऑन द रिस्ट। अब यहां पे बड़ा कॉमन सा कि यहाँ कौन सी आर्टरी होती है, कमेंट करना मेरे को, कितने लोगों को पता है ये बात, कौन सी आर्टरी पे हाथ रखते हैं तो हमें पल्स फील होती है यहाँ पर। गस्टेटरी सेल्स आर फाउंड हियर। अब गस्टेटरी सेल जब पढ़ेंगे हम लोग, आई ईयर वाला जो पार्ट पढ़ेंगे उसके अंदर वहां मिल जाएगा हमको। बाइल इज स्टोर्ड इन द बाइल, जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो बाइल के बारे में पढ़ेंगे बाइल कहां होता है ये पढ़ेंगे, कौन निकालता है। तो लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेंस कॉज डिफेक्ट इन द है, ये मिसप्रिंट है, आईज इज कॉल्ड, ठीक है। जब आई के डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आर सीक्रेटेड बाय। अब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बड़ा कॉमन है, ओवरी वाला कौन सा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे वहां पे आएगा ये। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स इज कॉल्ड डैश रेस्पिरेशन। तो अब यहां पर जो है तुम लोगों ने देखा, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, फिल इन द ब्लैंक्स या ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे ये, ठीक है। यहां पर जो चीजें थी, जो हमारी मेन हेडिंग थी ना, जब तुम उसको पढ़ोगे डिटेल मतलब उसका आंसर जब लिखोगे, उनके आंसर में ये सारी बातें कहीं ना कहीं आएंगी। मेरा कहने का मतलब समझे मैंने क्या कहा, सिर्फ सिलेबस की हेडिंग्स को क्वेश्चन बना के पढ़ के पूरा कर लोगे अगर, तो मतलब 50 से 60 नंबर कहीं नहीं गए तुम्हारे, बड़े आराम से आएंगे, बड़े आराम से। क्लियर है। ये तो था यूपी का पेपर, ठीक है। एक अब दूसरा देख लें हम लोग फटाफट। अब मैं वापस बैक नहीं जाऊंगा, ये थोड़ा सा इतना क्लियर नहीं है मेरे पास, ठीक है। महाराष्ट्र का है ये, आओ देख लें। डिफाइन स्केलेटल, लो स्केलेटल डिफाइन नहीं कर पाओगे। नेम द बोन्स ऑफ एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन, लो ये तो था ही अपने पास, अब सिलेबस रख लो सामने। एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन सीधा हेडिंग है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन, लो यहां पे भी रिपीट हो गया ब्लड कोगुलेशन। नेम द फैक्टर विच एक्सेलरेट द रिटार्ड द ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि जब ब्लड क्लॉटिंग का कोगुलेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहां पे जो एंजाइम्स वगैरह आते हैं, तमाम चीजें आएंगी, वहां से हमें पता चल जाएगा कौन से फैक्टर्स को बढ़ाएंगे और कौन से फैक्टर्स को। यानी कि ये वाला क्वेश्चन कहां से आ गया, प्रोसेस के अंदर से आ गया, ठीक है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन विद नीट लेवल डायग्राम, लो स्किन का डायग्राम, ठीक है। स्किन बना करके उसकी लेयर्स दिखानी रहेंगी हमको, ठीक है। स्ट्रक्चर और फंक्शन, अब फंक्शन तो बेटा स्किन का तो मेरे ख्याल से अभी बोलूं तो अभी तुम लोग 7-8 लिख ले जाओगे, ठीक है ना। प्रोटेक्शन का काम करता है हमारा, स्वेटिंग का काम करता है, कवरिंग का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। ये तमाम चीजें जो है ये अभी लिख ले जाओगे ये, ठीक है। तो डायरेक्ट आया क्वेश्चन स्किन वाला, जो हमारे सेंस ऑर्गन थे उसमें डायरेक्ट उठ के आ गया। नेम द वाल्व्स एंड चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट, लो हार्ट का स्ट्रक्चर आ गया। एक्सप्लेन कार्डियक साइकिल, डायरेक्ट क्वेश्चन आया कार्डियक साइकिल, है ना। सिलेबस है नहीं है, चलो मैं ले चलता हूं एक बारी, थोड़ा सा दिखा देता हूं मैं। जैसे कि देखो ये स्किन के बारे में आ गया, स्किन वाला क्वेश्चन, और कार्डियक साइकिल डायरेक्ट आ गया, ठीक है।
एनाटॉमी पढ़ोगे उसके अंदर वाल्व के बारे में बातें हो जाएंगी। ईसीजी वाला जो क्वेश्चन था, देखो ईसीजी, बेसिक्स ऑफ ईसीजी, यानी कि ईसीजी को हमको पढ़ना है और समझना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ किडनी एंड एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। डिफाइन लो रिफ्लेक्स एक्शन, इसमें भी आ गया। डिस्क्राइब द बेसिक कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क में कौन कौन होता है ना, 2 व्हील्स होती है, एक आती है एक लेके आती है, रिले होता है, सेंटर होता है, पूरा जो डिटेल कर दोगे यहाँ पर डायग्राम के साथ हो जाएगा। नेम द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन होते हैं ना, हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह। गिव द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस जो एंजाइम वगैरह होता है इसके अंदर। जिन लोगों ने ये पढ़ लिए हैं चैप्टर उनको समझ में आ रहा हो, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो लोग केवल सामने वो रखें अपना सिलेबस, में बार बार बैक नहीं जा रहा अब, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं कहना चाह रहा हूं, स्टेट चाहे इधर हो चाहे वो हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। नेम 4 फंडामेंटल टिश्यूज ऑफ द बॉडी, ले डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन स्मूथ एंड स्केलेटल मसल, इससे हलवा क्वेश्चन क्या लोगे, स्मूथ और स्केलेटल मसल का डिफरेंशिएट करना है, खत्म कहानी। ये 2 नंबर में होगा और ये अच्छा ये 3 नंबर का ही है, यानी 10 है ना, तो 3 नंबर का, ये 1.5 नंबर का होगा। कहो ये नेम 4 है ना, ये 1 नंबर का होगा, ये 2 नंबर का होगा, ठीक है। अब डिफाइन द टर्म, जब पढ़ोगे तुम क्या हार्ट को, तो उसमें कार्डिक आउटपुट भी आएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम आएगा, ब्लड प्रेशर भी आएगा। डिफाइन करना है तो 1-1 नंबर में। अब 1-1 नंबर में पेज भरोगे क्या? नहीं ना, तो पेज भरने वाले पेपर नहीं आ रहे अब। क्लियर? ड्रॉ अ नीट स्केच ऑफ ह्यूमन सेल, लो ह्यूमन सेल आ गया यहां पे भी। अब उसमें अच्छा ये लो, इसमें और अच्छा आसान कर दिया। ड्रॉ अ नीट स्केच ऑफ ह्यूमन सेल एंड लेबल, लेबल क्या करना है उसमें, न्यूक्लियस दिखा दो, गोल्जी एपरेटस दिखा दो। यहां से एक बात और तुम्हें समझ में आ गई कि एग्जामिनर जो है ये 6 न्यूक्लियस, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन 6 चीजों को अगर तुम क्लियरली दिखा दो तो तुम्हारा सेल कंप्लीट बना जाएगा। राइट 6 फंक्शन ऑफ लिवर, लो डायरेक्ट लिवर का फंक्शन ही आ गया। डिफाइन हार्मोन, लो हार्मोन का डेफिनेशन था, नेम हार्मोन ऑफ एंटीरियर, लो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड आ गई। क्लासिफाई ल्यूकोसाइट्स विद देयर फंक्शंस, है ना, ल्यूकोसाइट्स को क्लासिफाई कर देंगे। जो ब्लड का कंपोजिशन वाला पार्ट पढ़ोगे उसमें ल्यूकोसाइट आता है। ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ लिम्फ नोड एंड स्टेट इट्स 2 फंक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया लिम्फ नोड वाला। एक्सप्लेन फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, डायरेक्ट फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, उठा लो सिलेबस, रेस्पिरेशन उठा के देख लो, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। तो मैं दिखाता भी चलता हूं बीच बीच में, मैं कुछ क्वेश्चन तो पीछे वाले रिपीट हो गए। अब देखो जरा, लिम्फ नोड है ना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड, और रेस्पिरेशन, फिजियोलॉजी है ना, जो एनाटॉमी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और ये रेगुलेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेगुलेशन मैकेनिज्म उसकी किस में आ जाएगा, फिजियोलॉजी में आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। राइट द इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन, अब सिंपैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में डिटेलिंग है हमारे ब्रेन वाले चैप्टर में, देखो दिखा दूं मैं, और इसको समझाता भी चल रहा हूं मैं कि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक तुम्हारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी एक्सप्लेन किया, नेक्स्ट ईयर कोलॉजी में भी एक्सप्लेन होगा। ये देखो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये होते क्या है, इनका इफेक्ट क्या होता है, बड़ा सिंपल है, याद भी होगा कुछ लोगों को जिन लोगों ने मेरे लेक्चर देख लिए हैं, एक डराने वाला और एक नॉर्मल करने वाला, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा हमारे पास। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन इन द बॉडी, ठीक है। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, और ग्लूकागॉन क्या है, हार्मोन है। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, जो हार्मोन वाला चैप्टर है ना, उसमें सभी हार्मोन के फंक्शन हमें याद करने, तो ये हार्मोन उनके फंक्शन याद कर लेंगे तो ये सीधा खत्म हो जाएगा। नेम द डिफरेंट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देयर फंक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। नेम 3 लेयर ऑफ हार्ट, 3 लेयर ऑफ हार्ट बतानी है। हार्ट की 3 लेयर कौन सी होती हैं, जो पेरिकार्डियम है ना, एपिकार्डियम। द ब्लड वेसल विच कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये जब हम लोग ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे उसमें रेस्पिरेशन वाले पार्ट में, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड वाला पार्ट आ गया, यानी कि अब जो पार्ट आ गया 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, वो अंदर की जो प्रोसेस है वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। द राइट लंग हैज डैश व्हाइट लेफ्ट लंग हैज डैश लोब्स, ठीक है। लोब्स, लंग्स का जब स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उसमें लोब्स आते हैं, ठीक है, वो आंसर करना है यहाँ पे। इंट्रिंसिक फैक्टर नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ, कौन सा विटामिन है, पढ़ेंगे जब डाइजेशन पढ़ोगे तो इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में जिक्र पक्का आएगा।
डैश इज द हार्मोन सिक्रेटेड बाय टेस्टिस। लो कितना आसान है, टेस्टिस कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, क्लास 12th में पढ़ा है। नेम द बोन इन्वॉल्व्ड इन एल्बो जॉइंट। कौन सी बोन इन्वॉल्व होती है एल्बो जॉइंट में, है ना, याद करो। ये ऊपर वाली कौन सी है ना, वो कौन सी है, ये ह्यूमरस या फीमर, कमेंट करो फटाफट। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है, वो बता दोगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब कि यहां पर देखो सारी चीजें क्या आ रही है, अब जो अंदर हम लोग पढ़ते हैं हेडिंग के अलावा, यानी कि जो हेडिंग वाले क्वेश्चन है ना, जब उसको एक्सप्लेन करोगे तो ये सारी बातें ऑटोमेटिक उसके अंदर कवर होती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डैश पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व, क्रैनियल नर्व्स के बारे में, उसके नर्व्स और उनके फंक्शन के बारे में। तो ये क्वेश्चन ये आ गया डायरेक्ट, क्रैनियल नर्व्स क्वेश्चन हेडिंग है अपने पास। सोच रहे हो कि सर तो बस भागे जा रहे हैं, मैं भागा नहीं जा रहा, क्योंकि अब मैं बार बार बैक नहीं कर रहा क्योंकि काफी पीछे हो गया। नेम एंड फंक्शंस ऑफ क्रैनियल नर्व्स पढ़ेंगे उसके बारे में, है ना, पूरा डिटेलिंग है, जब तुम पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो मैं क्या कह रहा हूं कि क्वेश्चन अब बिल्कुल अब क्लियर हो जाना ये चीज कि कोई भी टीचर तुमसे कहता है बाहर का आ रहा है इधर का आ रहा है, बिल्कुल मत मानना। 2 पेपर दिखा दिए तुमको मैंने, ठीक है। ओके, तो नेम द क्रैनियल नर्व इन विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस। ये तो पक्का पढ़ोगे भैया, जब फर्टिलाइजेशन पढ़ते हो तो पक्का क्वेश्चन आता है। द स्टडी ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी इज, ठीक है। फिजिकल स्ट्रक्चर, जब बॉडी के फिजिकल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो क्या कौन सी स्टडी कहलाती है, एनाटॉमी कहलाती है, फिजियोलॉजी कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाती है, हिस्टोलॉजी कहलाती है, बच्चों वाला क्वेश्चन। द टर्म मीडियल, लो मीडियल आ गया, जो हम लोग एनाटॉमी में पार्ट पढ़ते हैं, मिड लाइन वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानते होगे तो बता दो खटाक से इसका आंसर, यानी सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आ गया है हेडिंग से ही। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एयर एंड लंग्स इज कॉल्ड, एयर और लंग्स के बीच में जो एक्सचेंज होता है क्या कहते हैं उसे, इंटरनल, एक्सटर्नल, सेलुलर, ब्रोंकोडायलेशन। यानी मैं यहाँ पे आंसर्स नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूं सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आ रखे हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आ रखे हैं। ऑर्गन ऑफ कोटाई हेल्प्स, ये कान में पाया जाता है, ठीक है। टेस्टिस सेल, टेस्ट सेल्स ऑन टंग दैट रिसीव द स्टिमुलेशन ऑफ टेस्ट आर, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टो, बैरो, फोटो, गस्टेटरी, ठीक है, कुछ याद आ रहा होगा, पिछले यूपी वाले में भी आ रखा है। डैश फोकसेस लाइट इन रेटिना, रेटिना में कौन फोकस करता है, जब डायग्राम पढ़ोगे डिटेल में वहां ही क्लियर हो जाता है अपने आप से ही। फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट का टाइप आ गया, ये कितना हलवा सवाल है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम इज स्ट्राइडेड मसल इज नोन एज, ठीक है, क्या होता है उसमें फंक्शनल यूनिट, क्या बोलते हैं उसे मैं बता नहीं रहा, ठीक है, सार्कोमेर कहते हैं उसको। द रीजन वाई राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी, जब किडनी के बारे में पढ़ोगे तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं, बेसिक बातें आती हैं पढ़ते वक्त बीच में, ठीक है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें तुम लोगों ने देखी और इसको समझने की कोशिश की। तो मेरे जो मैं कहना चाह रहा था वो बात तुम लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, कि सारी चीजें सिलेबस के अंदर से हैं और सिलेबस की हेडिंग को अगर अच्छे से पढ़ लिया समझो काम हो गया। हेडिंग को पढ़ने का मतलब है हेडिंग जो है उसी को डिटेल में पढ़ लो, बस खत्म कहानी। कुछ भी दाएं बाएं साएं जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टू द पॉइंट घुस के चलो। अभी एक डिस्कस किया है, मैं आगे 4 सब्जेक्ट और हैं वो भी क्या करूंगा, डिस्कस कर दूंगा। क्लियर है बातें? तो जिन बच्चों के एग्जाम अभी पास में है या जिन लोगों के दूर में है या जिन लोगों ने अभी एडमिशन लिया है, सब लोग इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दो। क्लियर है? अगर मैंने भी कोई चीज एक्स्ट्रा पढ़ा दी है, सट काटा पीटी करके अलग कर दो। क्लियर है बातें? क्लियर है? ओके, तो क्या करना है, पढ़ना है और रिवाइज करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।